आज हम इतिहास की किताबों के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो अक्सर जल्दी में पलट दिए जाते हैं। हम बात करेंगे भारत के मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज की। ये वो दौर है जब इंसान न तो पूरी तरह शिकारी था, न ही पूरी तरह किसान। बिल्कुल, वो बीच में कहीं था। हाँ, एक ऐसी दुनिया में जो बहुत तेजी से बदल रही थी। और ये बीच का होना ही इसे सबसे दिलचस्प बनाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उस दौर के इंसानों के छोड़े हुए सुरागों की तरह हैं। जैसे कि पत्थर के छोटे छोटे औजार, गुफाओं में बनी तस्वीरें और कब्रों में दफन कंकाल। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन सुरागों को जोड़कर 10,000 साल पहले के भारत की एक तस्वीर बनाई जाए। और ये समझा जाए कि उस बदलाव के दौर ने आज की दुनिया की नींव कैसे रखी। बिल्कुल। तो चलिए पुरातत्व के जासूस बनकर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इसे मध्यपाषाण या मेसोलिथिक कहते क्यों हैं? मतलब बीच का पत्थर युग, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका नाम इसके काम को बिल्कुल सटीक ढंग से बताता है। हम्म। मेजो का मतलब है मध्य और लिथोस का मतलब पाषाण या पत्थर। अच्छा। ये पुरापाषाण यानी पुराने पत्थर युग और नवपाषाण यानी नए पत्थर युग के ठीक बीच का समय है। करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास ये शुरू हुआ। तो एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड। बिल्कुल, इसे संक्रमण काल कहना सबसे सही होगा। पुरानी दुनिया खत्म हो रही थी, नई दुनिया की आहट सुनाई दे रही थी, पर वो अभी पूरी तरह आई नहीं थी। और भारत में इस दौर की खोज मतलब कैसे हुई? क्या किसी को अचानक से ये पुराने पत्थर मिल गए? कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। 1867 की बात है। एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे C.L. कार्लाइल। वो विंध्य के पहाड़ों में घूम रहे थे जब उन्हें कुछ ऐसे पत्थर के औजार मिले जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे। वो ना तो पुरापाषाण काल के भारी भरकम हथियारों जैसे थे और न ही नवपाषाण काल के घिसे हुए पॉलिश किए हुए औजारों जैसे। वो अलग थे। बहुत छोटे और अलग थे। तो कार्लाइल ने ही सबसे पहले इन्हें मेसोलिथिक का नाम दिया। अच्छा, तो इन छोटे औजारों पर आते हैं जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि ये इस युग की सबसे बड़ी पहचान है। जी। हाँ, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब पूरा पाषाण काल के बड़े बड़े पत्थरों के हथियारों के बाद ये लोग 1 से 5 सेंटीमीटर के पत्थर के टुकड़े बनाने लगे। ये तो तरक्की के बजाय एक कदम पीछे जाने जैसा नहीं लगता? इतने छोटे औजार का कोई क्या करता होगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस दौर की सबसे बड़ी क्रांति छुपी हुई है। ये छोटे औजार यानी माइक्रोलिथ्स असल में अकेले इस्तेमाल करने के लिए थे ही नहीं। तो फिर ये उस दौर की मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी थे। मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी पाषाण काल में? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, आप एक लकड़ी या हड्डी का हत्था लेते हैं और उसमें खांचे बनाकर इन छोटे बेहद नुकीले पत्थर के टुकड़ों को एक लाइन से फंसा देते हैं। अच्छा। क्या बन गया? एक खतरनाक आरी या चाकू। सही है। या फिर आप लकड़ी के एक डंडे के सिरे पर एक तिकोना माइक्रोलिथ लगाते हैं और वो एक घातक भाला या हाँ, तीर की नोक बन जाता बेहतर। था। मतलब ये छोटे जरूर थे, लेकिन मिलकर ज्यादा असरदार हथियार बनाते थे। ज्यादा असरदार, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा काम के। हर काम के लिए एक खास तरह का हथियार बन रहा था। और आपने तीर का जिक्र किया, तो क्या धनुष बाण का आविष्कार इसी दौर की देन है? जी हाँ, धनुष बाण का विकास इस युग का गेम चेंजर था। अब शिकारी को जानवर के बहुत पास जाने की जरूरत नहीं थी। वो दूर से सुरक्षित रहकर शिकार कर सकता था। बिल्कुल, शिकार की सफलता दर बढ़ गई और खतरा कम हो गया। और सिर्फ यही नहीं, पानी पर अधिकार करने की शुरुआत भी यहीं हुई। लकड़ी को कुरेद कर छोटी नाव या डोंगी बनाने की तकनीक भी इसी दौर में विकसित हुई। जिससे मछली पकड़ना और नदियों को पार करना आसान हो गया होगा। सही। तो टेक्निक पूरी तरह बदल रही थी। क्या इन औजारों को बनाने वाले पत्थर भी बदल गए थे? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया था। पुरापाषाण काल में लोग क्वार्ट्ज जैसे पत्थर इस्तेमाल करते थे जो आसानी से मिल जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल का इंसान वो क्वालिटी पर ध्यान दे रहा था। उसने चैल्सिडनी, जैस्पर और चर्ट जैसे पत्थर खोज निकाले। ये पत्थर ज्यादा कठोर होते हैं और टूटने पर बहुत तेज धार बनाते हैं। जो माइक्रोलिथ्स के लिए एकदम सही थे। एकदम सही। तो वो इन खास पत्थरों के लिए दूर दूर तक भी जाते होंगे। बिल्कुल, हमारे पास इसके सबूत हैं। राजस्थान में एक जगह है बागोर। वहां के लोग इन औजारों को बनाने के लिए चैल्सिडनी पत्थर का इस्तेमाल करते थे जो वहां नहीं मिलता। अच्छा, तो कहाँ से लाते थे? वो शायद सैकड़ों किलोमीटर दूर दक्कन के पठार तक यात्रा करके ये पत्थर लाते थे। ये उस दौर के ट्रेड नेटवर्क या लंबी यात्राओं का एक शुरुआती संकेत है। कमाल है। और एक और दिलचस्प बात, दक्षिण एशिया में इन माइक्रोलिथ्स को बनाने की सबसे पुरानी फैक्ट्री के सबूत हमें आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम 9 नाम की जगह से मिले हैं। एक
पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। खैर, ये तो हुई औजारों की बात, लेकिन इन नए औजारों से लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा था? क्या वो अभी दिन भर सिर्फ शिकार ही करते थे? नहीं, और यही इस युग का सबसे बड़ा बदलाव छिपा है। शिकार अब भी जरूरी था, लेकिन इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा। उसने जानवरों को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मतलब? उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। पशुपालन की शुरुआत इसी दौर में हुई। ये तो बहुत बड़ा कदम है। मतलब खाने के लिए सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इसके सबसे पुराने सबूत हमें कहाँ से मिलते हैं? भारत में इसके 3 सबसे पुराने और महत्वपूर्ण स्थल हैं: मध्य प्रदेश का आदमगढ़, राजस्थान का बागोर और गुजरात का लोटेश्वर। अच्छा। इन जगहों पर खुदाई में जानवरों की ऐसी हड्डियां मिली हैं जो दिखाती हैं कि उन्हें पाला जाता था, जैसे कुत्ते, भेड़, बकरी, भैंस। ये खाने की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग थी। परिवार जैसी कोई चीज बन रही थी? इसके भी बहुत दिलचस्प संकेत मिलते हैं। एक बड़ा बदलाव था मृतकों को दफनाने का तरीका। वो कैसे? भारत में हमें इंसानी कंकाल व्यवस्थित रूप से दफन किए हुए इसी काल से मिलने शुरू होते हैं। इसका मतलब है कि अब लोग अपने प्रियजनों के शवों को यूं ही नहीं छोड़ देते थे, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ दफनाते थे। ये किसी तरह की आस्था या परलोक की शुरुआती कल्पना की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। और परिवार की अवधारणा की जड़ें भी इसी दौर में हैं। जब पशुपालन से भोजन थोड़ा सुरक्षित हुआ, तो शायद समाज में काम का बंटवारा शुरू हुआ। मतलब कुछ लोग शिकार पर जाते थे और कुछ लोग... हाँ, हो सकता है कि अब युवा और ताकतवर लोग शिकार पर जाते हों और बच्चे और बुजुर्ग घर या अपनी बस्ती में रहकर दूसरे काम करते हों, जैसे औजार बनाना या बच्चों की देखभाल करना। यहीं से एक परिवार की इकाई का जन्म हुआ होगा। माना तो यही जाता है। और सिर्फ जरूरतें ही नहीं, लोगों में सौंदर्य बोध भी जाग रहा था। वो सजने संवरने लगे थे। अच्छा। जी, उत्तर प्रदेश में मेहदहा नाम की जगह से हमें जानवरों के सींग और हड्डियों से बने सुंदर कंठहार मिले हैं। वाह! तो हमने औजारों और जीवन शैली में आए बदलावों को समझ लिया। चलिए अब उन जगहों पर चलते हैं जहां हमें इन बदलावों के ठोस सबूत मिलते हैं। शुरुआत कहां से करें? सीधे तौर पर मिलते हैं। पश्चिम भारत में चलते हैं, राजस्थान के बागोर में। इसे भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कहा जाता है। यहाँ हमें पशुपालन के भारत में सबसे पुराने सबूतों में से एक मिलते हैं। पशुपालन? हाँ, भेड़, बकरी, भैंस जैसे जानवरों की हड्डियां मिली हैं जिन पर काटने के निशान हैं। इससे पता चलता है कि वे जानवरों को पालतू बना रहे थे। मतलब भोजन का एक स्थिर स्रोत। अब हर दिन शिकार पर जाने की मजबूरी थोड़ी कम हो गई होगी। ठीक यही बात है। जब भोजन की सुरक्षा बढ़ी तो लोगों ने एक जगह पर ज्यादा समय तक टिकना शुरू किया। चलिए उस कहानी से शुरू करते हैं जो समाज के 2 सबसे बुनियादी पहलुओं को दिखाती है: सहयोग और संघर्ष। सहयोग और संघर्ष? जी, उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी में कुछ ऐसी जगहें मिली हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। इनमें से एक है सराय नाहर राय। यहाँ ऐसा क्या मिला? यहाँ हमें मानवीय हिंसा का भारत में सबसे पुराना और सीधा सबूत मिला है। सीधा सबूत? हाँ, एक कंकाल मिला है जिसकी पसली की हड्डी में पत्थर की तीर की नोक धसी हुई थी। उस इंसान की मौत एक हमले में हुई थी। ओह, ये तो वाकई एक स्याह पहलू है। और सहयोग का क्या? उसके लिए हमें पास की ही 2 और जगहों पर जाना होगा: मैदहा और दमदमा। अच्छा। सराय नाहर राय में ही एक और अनोखी चीज मिली। एक ही कब्र में 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया था, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। 4 लोग एक साथ? जी। और मैदहा में हमें युग्मत समाधि मिली है, यानी स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। और दमदमा में तो हद ही हो गई। वहां एक ही कब्र में 3 इंसानों के कंकाल एक साथ मिले हैं। एक ही कब्र में 3 लोग, इसका क्या मतलब हो सकता है? पुरातत्वविद मानते हैं कि ये गहरे पारिवारिक या सामाजिक संबंधों को दिखाता है। शायद वो एक ही परिवार के लोग थे जिनकी मृत्यु एक साथ हुई। या फिर ये कोई खास अंतिम संस्कार की विधि थी? बिल्कुल। लेकिन ये जो भी था, ये आपसी जुड़ाव और सहयोग की एक बहुत मजबूत भावना को दिखाता है। तो देखिए, एक ही इलाके में हमें संघर्ष का क्रूर सबूत भी मिल रहा है और सहयोग का गहरा प्रमाण भी। मेहदहा के बारे में एक और बात मैंने सुनी है कि वहाँ के लोग बहुत लंबे थे। हाँ, ये खोज उस पूरी धारणा को ही तोड़ देती है कि पुराने जमाने के लोग छोटे होते होंगे। तो कितने लंबे? मेहदहा से मिले कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि वहां पुरुषों की औसत लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा थी। 6 फीट से ज्यादा? आज के हिसाब से भी ये काफी लंबी हाइट है। बिल्कुल। हालांकि उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके कंकालों में गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी निशान मिले हैं, जो शायद उनके कठिन और मेहनत भरे जीवन का नतीजा था। संभवतः। गंगा घाटी की ये खोजें तो अद्भुत हैं,
लेकिन एक और स्थल है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने तो भारतीय इतिहास की समझ ही बदल दी, लहुरा देव। लहुरा देव, सच पूछिए तो ये 20वीं सदी की सबसे क्रांतिकारी पुरातात्विक खोजों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में है। और यहाँ क्या मिला? यहाँ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का सबसे पुराना सबूत मिला है। एक मिनट, खेती तो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी ना, हम तो मध्यपाषाण काल की बात कर रहे हैं। यही तो इस खोज का सबसे बड़ा धमाका है। लहुरा देव से चावल की खेती के जो सबूत मिले हैं वो करीब 8 से 9000 ईसा पूर्व पुराने हैं। 8 से 9000 ईसा पूर्व, मतलब मध्यपाषाण काल के बिल्कुल आखिरी दौर के। जी हाँ। रुकिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि इतिहास की जो किताबें हम पढ़ते आए हैं, जिनमें पाकिस्तान के मेहरगढ़ को लगभग 7000 ईसा पूर्व में पहला कृषि स्थल बताया गया, वो जानकारी अब पुरानी हो चुकी है। वाह। बिल्कुल। लहुरा देव की खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की पूरी टाइमलाइन को ही लगभग 2000 साल और पीछे धकेल दिया है। ये इसी संक्रमण काल की सबसे बड़ी देन थी। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया। चलिए अब मध्य भारत की ओर चलते हैं। भीमबेटका का नाम तो सबने सुना है, इस काल में उसका क्या महत्व था? भीमबेटका उस दौर के लोगों के जीवन का एक जीता जागता एल्बम है। यहाँ 600 से ज्यादा गुफाएं हैं और उनमें से 400 में पेंटिंग्स हैं, और सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मध्य पाषाण काल की ही हैं। ये चित्र वो सब कुछ दिखाते हैं जो उनकी जिंदगी में अहम था। शिकार के बहुत सारे दृश्य हैं जिनमें लोग समूहों में भाले और धनुष बाण से जानवरों को घेर रहे हैं। नाच गाने के दृश्य हैं। मतलब वो उत्सव भी मनाते थे? हाँ, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। परिवार के चित्र हैं जिनमें महिलाएं अनाज पीस रही हैं और बच्चे आसपास खेल रहे हैं। यहाँ तक कि सामूहिक भोज के भी चित्र हैं। कोई ऐसा चित्र जो सबसे ज्यादा खास हो? एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है वराह का। वो बहुत रहस्यमयी है। उसका शरीर तो एक जंगली सुअर का है, लेकिन उसकी नाक गैंडे जैसी है और सींग जंगली भैंसे के। ये तो बड़ा अजीब मेल है। हाँ, और वो एक विशाल जानवर है और एक इंसान असहाय होकर उसके सामने गिरा पड़ा है। कुछ लोग इसे किसी पौराणिक कथा का चित्रण मानते हैं, तो कुछ इसे गणपति के सबसे शुरुआती रूप से भी जोड़कर देखते हैं। वाकई दिलचस्प है। अब तक हमने उत्तर और मध्य भारत की बात की, क्या दक्षिण और पूर्वी भारत में भी कुछ अलग हो रहा था? हाँ, हर इलाके की अपनी खासियत थी। दक्षिण भारत में औजार बनाने के लिए दूधिया रंग के क्वार्ट्स पत्थर का ज्यादा इस्तेमाल होता था। अच्छा। और तमिलनाडु में टेरी नाम की जगहें बहुत खास हैं। ये असल में लाल रंग के रेत के टीले हैं। यहाँ से जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि यहाँ मछुआरों की बस्तियां थीं जिनका जीवन समुद्र पर निर्भर था। और पूर्वी भारत में? पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल का बीरभानपुर एक प्रमुख स्थल है। वहां की एक अनोखी बात यह है कि लोगों ने औजार बनाने के लिए सिर्फ पत्थर का ही नहीं बल्कि अश्मीभूत लकड़ी यानी फॉसिल वुड का भी इस्तेमाल किया। वाह, मतलब वो अपने आसपास मौजूद हर चीज का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख रहे थे। बिल्कुल। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ है, मध्य पाषाण काल सिर्फ पुराने और नए पत्थर युग के बीच का एक छोटा सा स्टॉप गैप नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक क्रांति का दौर था। ये वो समय था जब औजार बनाने की तकनीक से लेकर खाने पीने के तरीके, परिवार की सोच, कला और आस्था, सब कुछ बदल रहा था। बिल्कुल। ये वो दौर था जब इंसान ने भविष्य की दिशा में सबसे निर्णायक कदम उठाए। पशुपालन और लहुरा देव जैसी जगहों पर खेती की शुरुआती कोशिशों ने उस रास्ते की नींव रखी जिस पर चलकर हम आज की आधुनिक दुनिया तक पहुंचे हैं। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। आपने शुरू में गंगा घाटी का जिक्र किया था। एक तरफ सराय नहार राय में हमें एक इंसान की पसली में धंसा हुआ तीर मिलता है, जो शायद मानवीय संघर्ष का सबसे पुराना प्रमाण है। और वहीं दूसरी तरफ महदहा और दमदमा में हमें एक ही कब्र में कई लोगों को एक साथ बहुत सम्मान से दफनाए जाने के सबूत मिलते हैं। हाँ, ये गहरे सामाजिक बंधन, प्यार और आपसी सहयोग की ओर इशारा करते हैं। यही विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इंसान की फितरत की ये दोनों सच्चाइयां, एक दूसरे पर हमला करने की प्रवृत्ति और एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा, हमेशा से साथ साथ चलती आई हैं। शायद समाज की कहानी हमेशा से ही सहयोग और संघर्ष की इन्हीं दो पटरियों पर दौड़ती रही है।